ग्रह राशि योग शाम 6:30 बजे, सुबह 9:30 बजे लेमन न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अरुण कौशिक और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। इससे पहले कि अपराध जगत की खबरों के साथ आगे बढ़ें, एक नजर आज की अपराध जगत की सुर्खियों पर। जल्द आजाद होगी सीबीआई, अब नहीं होगा सरकार का दखल। फ्रैक्चर के शिकार की ऑपरेशन टेबल पर मौत, सवालों के घेरे में अस्पताल प्रबंधन। और सलाखों में पहुंचा पालघर का महापापी, नाबालिग भतीजी को सालों से बना रहा था हवस का शिकार। अब आगे बढ़ते हैं अपराध जगत की खबरों के साथ। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सरकार का तोता बनकर रह गई थी। सरकार की जुबान बोलती थी, सरकार के इशारों पर नाचती थी, लेकिन अब सरकार का ये तोता जल्द ही पिंजरे से बाहर होगा। जी हां, हम बात सीबीआई की कर रहे हैं। सीबीआई को कई नाम दिए गए, मगर इसे उन लोगों ने या उन राजनीतिक दलों ने तोता कहना शुरू कर दिया जिसे इसकी कार्यप्रणाली से शिकायत थी। बहुत ही अच्छा निर्णय है, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि 1997 में मेरे ख्याल से ऐसा एक निर्णय हो गया था। फिर एनडीए की सरकार आने के बाद में ये बाबू लोग इकट्ठे हो गए और फिर उन्होंने उसके अंदर दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर फिर से एक तब्दीली लाई और 6A करके एक धारा लगा दी और फिर से वो बंद हो गया। ऐसे लगता है, समझ लीजिएगा, कि सरकार को भ्रष्टाचार खत्म नहीं करने का है। ऐसे लगता है कि बस ऊपर ऊपर कुछ करते रहो, लेकिन जड़ तक जाओ ही मत। अब ये भी होने के बाद में ये मत समझना कि आगे चल के कार्रवाई बहुत जल्दी हो जाएगी। अब क्या हो गया कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए सोच लीजिएगा कि बस शुरुआती इंक्वायरी जो है उसके लिए ठीक है, लेकिन उसके बाद में आगे फिर सरकार के पास जाना पड़ता है और कई सालों तक वहां पर डिसीजन नहीं होता है, निर्णय ही होता नहीं है। मैं आपको बताता हूं, तो फिर ये बहुत ही अच्छा निर्णय है सीबीआई के ऊपर। असल में क्या है कि सीबीआई को एक स्वतंत्रता, ऑटोनोमस जिसको कहते हैं, इस तरह के एक स्वायत्त संस्था बननी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। सीबीआई पर भी कई बार आरोप लगे कि ये वही करती है जो सरकार कहती है, मगर अब सीबीआई नामक तोता एक नई आजादी के साथ उड़ान भर पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने धारा 6A के तहत ये फैसला लिया है। एक्चुअली वो जजमेंट इस तरह का है कि जो सेक्शन 6E है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की, जिसमें कि जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव रैंक के ऑफिसर्स पे कोई एक्शन या इवन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। तो ये बिल्कुल सही जजमेंट है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की परमिशन मांगोगे तो वो सब अलर्ट हो जाएंगे। एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन एक इस तरह की चीज़ है जो शुरू में गुप्त रूप से स्टार्ट होना चाहिए, तब हमको सबसे ज़्यादा क्लू मिलते हैं। और यदि मैं सबको बता दूं कि मैं इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूं और वो, तो फिर मुझे वो सक्सेस नहीं मिल सकती। पहली बात तो ये, और दूसरी बात शायद वही कारण है कि इतने स्कैम मिले हैं। ये तो ऑब्वियस बात है कि जो इन्वेस्टिगेशन जॉइंट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज के लेवल के ऑफिसर के बारे में जो जजमेंट है, ऑब्वियसली वो चीज़ पॉलिटिशियंस के बारे में भी होनी चाहिए। और वैसे जब जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज रैंक के ऑफिसर्स पे सीबीआई डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट कर सकेगी, तो वो लोग पॉलिटिशियन के दबाव में कुछ हर चीज़ करने को तैयार नहीं होंगे। इसलिए इनडायरेक्ट इफेक्ट तो उसका होने ही वाला है। लेकिन हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि वही पावर पॉलिटिशियंस के बारे में भी होनी चाहिए। अमूमन सीबीआई को किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ जांच करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, मगर अब सीबीआई की ये मजबूरी खत्म हो गई है।
सीबीआई, जॉइंट सेक्रेटरी और इससे बड़े अधिकारियों के खिलाफ अब बिना सरकारी अनुमति के जांच की कार्रवाई कर पाएगी। कई ऐसे केसेस हैं हिंदुस्तान में, डिफरेंट स्टेट्स में, जहां पे सीबीआई ने की परमिशन 3-3, 4-4 साल तक पेंडिंग रही, सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया और वो बाबू सीबीआई की इंक्वायरी से बचते रहे। और बहुत सारे केसेस जो है वो इसलिए सुलझाए नहीं जा सके क्योंकि सीनियर बाबुओं से पूछताछ नहीं हो सकी। तो आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से ये बहुत बड़ा जो स्टम्बलिंग ब्लॉक था इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन का, वो दूर हो गया है। अब सीबीआई को किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी बाबू दोषी पाया जाएगा या जिसके चार्जेस हैं उनको प्रूव करने के लिए सीबीआई को इंडिपेंडेंट राहत मिली है। ये बहुत अच्छा कदम है और इसकी शलाघा करनी चाहिए। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले के मुख्य याचिकाकर्ता थे। स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक माना है, जिसके तहत सीबीआई अब उन सभी वरिष्ठ संदिग्ध अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर पाएगी, जहां पहले सीबीआई हिचकिचाती थी या सरकारी अनुमति का इंतजार करती थी। इससे पहले भी एक बार सीबीआई को इस तरह की छूट दी गई थी, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने एक अलग से आदेश पास करके फिर से जो नकेल थी वो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रख ली थी। और अभी इस फैसले से बिल्कुल अभी साफ हो जाएगा कि जितने भी अधिकारी हैं जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं उनके खिलाफ सीबीआई डायरेक्टली जांच कर पाएगी और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कर पाएगी। बहुत ही अच्छा फैसला है। सैकड़ों केसेस आज भी गवर्नमेंट के पास में पेंडिंग पड़े हुए हैं। अभी पीछे एक और निर्णय आया था कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक टाइम बाउंड फैक्टर दे दिया था कि आप इतने समय में उनको सैंक्शन मिलनी चाहिए, सैंक्शन नहीं मिली तो डीम्ड सैंक्शन हो जाएगी। वो एक स्टेप था इस तरफ। ये दूसरा स्टेप है कि अब कम से कम इंक्वायरी जो है उनकी, जो जिस इंक्वायरी के लिए भी पहले हमें सरकार का मुरीद रहना पड़ता था, वो अब सीबीआई डायरेक्टली कर पाएगी। बहुत ही अच्छा फैसला है। सीबीआई को काफी हद तक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से, विभिन्न आदेशों से उनको फ्री कर दिया गया है, काफी हद तक उनको स्वातंत्र्य मिल गया है, लेकिन फिर भी अभी भी इसमें बहुत सारा रास्ता तय करना बाकी है। भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों में सीबीआई अब खुलकर नेताओं और बड़े अधिकारियों पर नकेल कस पाएगी, इसकी गुंजाइश अब बढ़ती नजर आ रही है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह सीबीआई की विश्वसनीयता में इजाफा किया है, उससे हर तरफ इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। यानी तय है कि तोता नाम से पुकारी जाने वाली सीबीआई का खौफ अब उन पर नजर आएगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अब तक आजाद हैं। मगर तय है कि जल्द ही सीबीआई का नया रूप भ्रष्ट और बड़े अधिकारियों के साथ साथ भ्रष्ट नेताओं की नींद भी उड़ाकर ये साबित करने में सफलता पाएगी कि तोता अब पिंजड़े से आजाद हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अविंदा स्टोर्स, लेमन न्यूज, मुंबई। इस परिवार को समझ नहीं आ रहा है कि जिसे वे जीवदानी मानते थे, वो भला किसी को मौत कैसे दे सकता है। एक शख्स को हड्डी का फ्रैक्चर होते हुए भी उसकी मौत कैसे हो सकती है। मामला मुंबई के माटुंगा इलाके का है। मुंबई के माटुंगा इलाके में सोमवार रात सैवियो नाम के मरीज की अचानक मौत हो गई। परिजन वालों का आरोप है कि सैवियो की एक मामूली सर्जरी के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हुई है। दरअसल शनिवार को साइकिल से एक्सीडेंट होने से सैवियो की बाईं हाथ पर फ्रैक्चर आ गया था, जिसके बाद परिवार वालों ने सैवियो को कॉलोनी नर्सिंग होम में भर्ती कराया था, जहां उसकी मौत हो गई। मंगलवार का दिन थोड़ा सा साइकिल का डैश होके इधर एंकल पे उसको चोट आया था। खाली थोड़ा सा फ्रैक्चर था, छोटा सा ऑपरेशन था उसका। इधर सैटरडे को इधर एडमिट किया और सैटरडे को उन लोग ऑपरेशन नहीं किया, बोला कि स्क्रू नहीं है मेरे पास, तो मंडे को रखा ऑपरेशन। मैं बोला घर पे क्यों लेके नहीं, बोलता क्या रहना दो, इधर एडमिट किया हुआ रहना दो करके बोला। फिर आज उन लोग 2 बजे का ऑपरेशन का टाइमिंग दिया मुझे। हम लोग 12:30 बजे मैं और मेरा पति आया इधर। मैं बोला सवियो से हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन को जाने का पहला, और वो बहुत खुश था। पूरा रिपोर्ट नॉर्मल आया था उसका, कुछ भी फॉल्ट नहीं था, सब कुछ उसका क्लियर हो गया था। खाली उसको एक दौरा सा इधर 2 स्क्रू बिठा के उसको हाथ को स्ट्रेट करके उसको प्लास्टर करने का था। सैवियो की मौत कैसे हुई इसका अब तक पता नहीं चल पाया है।
परिवार वालों के आरोपों का जवाब देने के बजाय कॉलोनी नर्सिंग होम के डॉक्टर्स इस मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए। डॉक्टर ने अब तक मौत की सही वजह बताने में नाकाम रहे हैं, लेकिन दबाव पड़ने के बाद डॉक्टरों का कहना था कि सैवियो की मौत हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर बढ़ने से हुई है। उनका फ्रैक्चर कैपिट्यूलम था, लेफ्ट एल्बो का इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर है, जो कि बहुत सीवियरली डिस्प्लेस था और कम्युनिकेटेड था। इसके लिए हम लोग ने सर्जरी प्लान की थी अंडर सूटेबल एनेस्थीसिया। सर्जरी जब ऑलमोस्ट आफ्टर एनेस्थीसिया वगैरह देने के बाद तो सर्जरी 1 घंटा चल रहा था, हम लोग प्रोसीजर में बिजी थे। सडनली पेशेंट बात करना बंद किया, सो हमने प्रोसीजर स्टॉप करके मैडम को टाइम पे एनेस्थीसिया जो भी थे उनको रिससिटेट करने में हेल्प किया हमने। जब पेशेंट को मैंने बिफोर एनेस्थीसिया देखा था तभी उन्होंने हिस्ट्री ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन बताया था, उसका मेडिसिन, और वो मेडिसिन खुद मैंने उनसे देख के दे शोड मी द टैबलेट। सैवियो की मौत ने उसके परिवार वालों को हिला कर रख दिया है। परिवार वालों ने सैवियो की मौत का जिम्मेदार कॉलोनी नर्सिंग होम के डॉक्टरों को ठहराया है। वहीं सैवियो की मौत की सच्चाई पर से पर्दा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उठ पाएगा। प्रदीप शर्मा, लेमन न्यूज, मुंबई। कहां और कैसे दबोचे गए नकली पुलिस वाले, दिखाएंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहें क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। क्या आप परेशान हैं? क्या आपको व्यापार में नहीं मिल रही है सफलता? क्या आपको मन मुताबिक नहीं मिल रही है नौकरी? क्यों आ रही है आपके भाग्य में रुकावट? क्यों आपका नहीं हो रहा है भाग्य उदय? वैवाहिक जीवन में किन ग्रहों की वजह से आती है समस्या? इन समस्याओं का करूंगा समाधान। सवाल आपके, जवाब मेरे, आपके अपने कार्यक्रम ग्रह राशि। ग्रह राशि योग शाम 6:30 बजे, सुबह 9:30 बजे, लेमन न्यूज पर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत। खून से लथपथ एक लाश पुलिस को मिली। पुलिस हैरान परेशान हो गई। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या वजह रही होगी कि जिस वजह से इतनी बेरहमी से इसे कत्ल किया गया था। लेकिन जब हत्यारा पुलिस के हाथ लगा और जो उसने हत्या की वजह बताई, उसने पुलिस को सख्ते में डाल दिया। खबर मुंबई के मालाड इलाके से है। पुलिस ने एक नाले में मिली लाश की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। भांगुर नगर पुलिस की माने तो वहाब जब्बार अली खान की हत्या उसी के दोस्त ने की थी, जिसे पुलिस ने झांसी से गिरफ्तार किया है। वहाब की हत्या समलैंगिक संबंधों के चलते हुई पुलिस जांच में ये बात सामने आई है। उसको यहाँ पे लाने के बाद में पूरा इंटरोगेशन के बाद में पता चला है कि ये जो मृतक है जिसको मारा गया, ये जबरदस्ती जो अभी आरोपी है इसके साथ में उसने समलैंगिक संबंध प्रस्तावित किया था। ये समलैंगिक संबंध के लिए जो आरोपी है ये मृतक को विरोध कर रहा था, फिर भी वो उसके साथ में संबंध बनाए रखता था। उस दिन जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी ये आरोपी ने ये आरोपी को ये मृतक ने वहाँ पे समलैंगिक संबंध करने के लिए खाड़ी की तरफ लेके गया था। उस वक्त में आरोपी ने उसको सबक सिखाना चाहिए, अभी ये बार बार नहीं, ये खत्म कर देना चाहिए, ये बोल के उसने वो चाकू लेके गया था।
ये इसके बारे में हमारे पास में पक्का साक्षीदार है, एविडेंस है, और वहां पे जाके उसने जिस फोर्स किया तब उसने उसको चाकू से वार करके खून किया है। गौरतलब है कि मुंबई के मलाड पश्चिम मीट चौक के सिग्नल के पास नाले में भांगूनगर पुलिस को एक युवक की लाश मिली थी। मृतक युवक के शरीर पर चाकू से 25 वार किए गए थे। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल गंभीरता से करते हुए मृतक की फोटो सभी पुलिस थानों में भेजी। इसी दौरान पता चला कि मृतक का नाम वहाब जब्बार अली खान है और वो ओशिवारा में टेम्पो चलाता था। गुना भांगूनगर पुलिस स्टेशन में दाखिल करने के बाद में जो मालवनी, ओशिवारा, जोगेश्वरी, ये बांगूर नगर की भगत सिंह नगर और लालजीपाड़ा, इस पूरे एरिया में लोगों के साथ में पोस्टर दिए। उसके बाद में लोगों के साथ में बातचीत किया तो ये पता चला कि ये जो मृतक है ये वहाब अली जब्बार अली खान 38 साल का टेम्पो ड्राइवर है और ये ओशिवारा एरिया में ज्यादातर टेम्पो चलाता था। मृतक वहाब के मोबाइल फोन कॉल्स के जरिए पुलिस को पता चला कि जिस नंबर पर वहाब ने सबसे अधिक बात की वो नंबर वहाब के टेम्पो पर खलासी का काम करने वाले शफीक मोहम्मद वकील खान का है, लेकिन वारदात के बाद से ही वो फरार था। पुलिस ने जब शफीक का फोन सर्विलांस पर रखा तो पता चला कि वो झांसी में छिपा बैठा है। मुंबई पुलिस की एक टीम झांसी पुलिस की मदद से आरोपी को दबोच लाई। हम लोगों ने उसका जो मोबाइल है, उसके जो रिलेशन वाले हैं, उसके जो फ्रेंड है, उसके बारे में पूरा इंक्वायरी करने के बाद में पता चला कि एक जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर उसने ज़्यादा बार कांटेक्ट किया था। तो उसके बारे में ये पता चला कि वो जो आदमी है ये शफीक मोहम्मद वकील खान करके है। तो हम लोगों के इंक्वायरी के इसके ऊपर हमारा शक पक्का हो गया कि ये हो सकता है करके, लेकिन ये मुंबई छोड़ के चला गया था, झांसी चला गया था। तो हम लोगों ने यहाँ पे माननीय अपर पुलिस आयुक्त श्री ब्रिजेश सिंह सर और बाकी सब वरिष्ठ अधिकारियों ने हम लोगों को वहाँ के झांसी पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेशन करके वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और लोकल पुलिस, इनके सहायता से उन्होंने हम लोगों ने झांसी में इस आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि मृतक वहाब जबरन शरीफ को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया करता था। उसकी रोज रोज की धमकियों और भैंसीपन से तंग आकर शफीक ने एक प्लान तैयार किया और वहाब अली खान को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया और फरार हो गया। बहरहाल अब कातिल दोस्त पुलिस की हिरासत में है। अदालत ने उसे जेल में रखने के आदेश दिए हैं। क्राइम रिपोर्ट के लिए मलाड से प्रकाश मिस्त्री, लेमन न्यूज। कहते हैं जब पुलिस का करिश्मा डंडा चलता है तो अच्छे अपना गुनाह कबूल लेते हैं। पुलिस का ये डंडा पुलिस वालों पर ही चला, तब इन्होंने कबूल किया कि ये पुलिस वाला बनकर लोगों को लूट रहे थे। नाम असद उल्लाह जाफरी, उम्र 23 साल, काम ठगी, ठिकाना जेल। नाम आशिक सैयद, उम्र 60 साल, काम ठगी, ठिकाना जेल। जिस उम्र में इस बुजुर्ग को अपना समय खुदा की खिदमत में लगाना चाहिए था, उस ढलती उम्र में इसने उस रास्ते को चुना जो खत्म जेल की काल कोठरी में होता है। दरअसल ये दोनों शातिर ठग हैं। ये दोनों खुद को पुलिस वाला बताकर लोगों को लूटने में लगे थे। 29 अप्रैल को कंप्लेंट नामे मंदिरा नंद कुमार विश्वास, एज 65, ये अपने घर से जा रहे थे। तब पुलिस, अपने आप को पुलिस बताने वाले 3 लोग आके उनके हाथ में से कंगन, सोने के गहने, कंगन लिया और एक बंदा भाग गया। उसके बाद में कंप्लेंट को पता चला कि ये चीटिंग कर रहे हैं, तब वो चिल्लाई। उसके बाद पब्लिक ने उनको हिरासत में लिया। यूं तो पुलिस को ये जानकारियां मिल रही थी कि कोई शख्स पुलिस वाला बनकर लोगों को लूटने में लगा है, लेकिन इन छात्रों का सुराग नहीं मिल पा रहा था। जब ताबड़तोड़ कई मामले दर्ज हुए तब पुलिस नींद से जगी और कई टीमें बनाकर इन छात्रों की तलाश शुरू हुई।
ऐसी वारदातें बहुत हुए नवी मुंबई में। वो पहले बताते कि आगे मर्डर हुआ है, आगे चेकिंग चालू है, बड़े साहब है, अपने गहने उतार दो, अब आगे जाके धोखा है तो गहने उतार दो, ऐसा बोल के चीटिंग करके गहने उतार दिए। लेकिन बताते कि आगे पुलिस है, नाकाबंदी चालू है, कुछ बड़ा हादसा हुआ है, ऐसा बता के चीटिंग कर रहे हैं। एक है आसिफ शब्बीर सैयद, एज 55, अम्बिवली का रहने वाला है। दूसरा है असदुल्ला नादिर अली जाफरी, ये भी अम्बिवली का है, एज 23। और एक फरार हो गया है नादिर अली जाफरी, ये भी रहने वाला अम्बिवली का है। पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और फिर एक मुखबिर की टिप पर दोनों बदमाशों को दबोच लिया गया। पुलिस अब इनका अपराधी रिकॉर्ड खंगाल रही है ताकि इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। क्राइम रिपोर्ट के लिए नवी मुंबई से गोपाल शाह, लेमन न्यूज। कहां और कैसे दबोचा गया हथियारों का तस्कर, दिखाएंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहें क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। क्या आप परेशान हैं? क्या आपको व्यापार में नहीं मिल रही है सफलता? क्या आपको मन मुताबिक नहीं मिल रही है नौकरी? क्यों आ रही है आपके भाग्य में रुकावट? क्यों आपका नहीं हो रहा है भाग्य उदय? वैवाहिक जीवन में किन ग्रहों की वजह से आती है समस्या? इन समस्याओं का करूंगा समाधान। सवाल आपके जवाब में आपके अपने कार्यक्रम ग्रह राशि योग। ग्रह राशि योग शाम 6:30 बजे, सुबह 9:30 बजे लेमन न्यूज पर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते किसान। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। इस भतीजी ने अपने मौसा को अपने पिता से भी ज्यादा प्यार किया। अपने पिता से भी ज्यादा इसने अपनी मौसा की पूजा की, लेकिन ये समझ नहीं पाई कि मौसा के वेश में जिसकी ये पूजा कर रही है वो दरअसल एक राक्षस है। और जब तक इस अभागी को सच्चाई पता चलती तब तक इसका सब कुछ लुट चुका था। वारदात थाने के पालघर की है। नकाब में मुंह छिपाए इस शैतान का चेहरा इतना खौफनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसकी करतूतों को सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। ये वो शैतान है जिसने उस रिश्ते को दागदार किया है जो एक पिता और बेटी से किसी तरह कम नहीं होता। गंदगी में डूबे इस अपराधी का नाम अरविंद पाटिल है, जो अपनी भतीजी की इज्जत हर रोज तार तार किया करता था। केलवा पुलिस स्टेशन में एक महिला ने आकर कंप्लेंट दी कि उसकी जो 15 साल की लड़की है उसकी जो मौसी है उसके पति ने लगभग 6 महीने से उसको लगातार उससे जबरन अत्याचार किया है और उसी मामले में हमने ऑफेंस रजिस्टर करके उस आरोपी को अरेस्ट भी किया है। इस शैतान की करतूतें शायद अभी भी जारी रहती यदि पीड़िता के पेट का दर्द उसे उस रोज परेशान न करता। पीड़िता ने जब अपनी मौसी को बताया कि उसके पेट का दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है तो उसे अस्पताल ले जाया गया।
जहां जांच के बाद जो सच्चाई सामने आई उसे सुनकर किसी के भी होश फाख्ता हो सकते हैं। यही कारण था कि सच्चाई सामने आने के बाद मां और उसकी मौसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनकी नाबालिग लड़की के पेट में गर्भ है। ये जब मामला सामने आया तब कि उसको जब ये तकलीफ होना शुरू हुआ, जब सापाला मेडिकल सेंटर में वो जब भर्ती हुए तो डॉक्टर ने बताया कि उसको अब वो 6 महीने की प्रेग्नेंट है। तब ये मामला सामने आया। तब उस लड़की की माँ ने उसको पूछा तो उसने ये सब बताया। पीड़िता की मां ने जब उससे सच्चाई जाननी चाही तो उसने बताया कि उसका मौसा चाकू की नोक पर हर रोज उसका शोषण किया करता था। पीड़िता की मां ने इस मामले को थाने के कलवा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ये भी दावा कर रही है कि वो समाज के इस नासूर को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करेगी। क्राइम डेस्क के साथ गोपाल शाह, लेमन न्यूज, ठाणे। हथियार के साथ जब राजकोट पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया तो उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि जो बदमाश उनकी गिरफ्त में फंसा है दरअसल उसे गुजरात के कई पुलिस थानों की पुलिस सरगर्मी से तलाश रही थी। पुलिस वालों के बीच खड़े इस शख्स पर हथियार तस्करी करने का आरोप है। यूं तो ये जामनगर का रहने वाला है, लेकिन हथियार तस्करी करने के लिए गुजरात के हर छोटे बड़े शहर में घूमता है और अपराधियों को हथियार मुहैया करवाता है। लेकिन जब इस शातिर ने राजकोट में कदम रखा तो इसकी भनक पुलिस के एक मुखबिर को पड़ गई और पलक झपकते ही पुलिस ने इसे दबोच लिया। पुलिस थाने लाकर जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई तब इसने कबूल किया कि यह हथियार बेचने राजकोट आया है। पुलिस ने इसके ठिकाने पर दबिश दी और हथियार बरामद कर लिया। पुलिस के तफ्तीश ने इसने कबूल किया कि ये शातिर अपराधी है और जब पुलिस ने क्रॉस चेक किया तो पता लगा कि गुजरात के कई पुलिस थानों में इस शातिर के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्राइम रिपोर्ट के लिए राजकोट से गुजरात ब्यूरो, लेमन न्यूज। क्राइम रिपोर्ट में आज बस इतना ही। अब आपसे कल होगी मुलाकात। तब तक रहे होशियार, ना दे अफवाहों पर ध्यान और लड़ते रहें जुर्म से। हम हैं आपके साथ। आप देखते रहें क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। क्राइम रिपोर्ट की पूरी टीम के साथ अरुण कौशिक को दीजिए इजाजत। क्या